अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में बात करेंगे एक इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट और उसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक जो पोजीशन आई है पाकिस्तान की और स्टैट्स जो शेयर किए गए हैं उसकी। दहशतगर्दी जिस पर पाकिस्तान एक हद तक काबू पा ही चुका था और तकरीबन इसको हमने शिकस्त दे दी थी, उससे मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, वो इंतहाई होशरुबा। उसमें इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। 163 यानी 163 ममालिक में पाकिस्तान का दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतल्लिक दूसरा नंबर है। जो आदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं उनके मुताबिक एक साल 2023 से 2024 तक अगर देखें तो दहशतगर्दी के वाक़यात में अमवात की तादाद में 45%, 45% इजाफा हुआ है। और यही ट्रेंड जो टेरर अटैक्स हैं यानी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें भी देखने को आया है। तकरीबन एक साल के दौरान दुगना इजाफा हुआ है, यानी 517 अटैक्स थे 2023 में और ये बढ़कर 1099 हो गए, यानी 1000 से ज़्यादा अटैक्स हुए हैं साल 2024 के दौरान। इंतहाई तशवीशनाक चीज़। अब इसमें हम ये भी देखते हैं रुझान कि मुख्तलिफ इजलास होते हैं, एक पॉलिसी भी मुरतब होती है, नेशनल एक्शन प्लान तो है ही, लेकिन इसके असरात क्यों नहीं नज़र आ रहे हमें ऑन ग्राउंड। फिर एक विफाक और सूबे के दरमियान जो चपकलिश चल रही है इस मामले को लेकर, वो अपनी जगह। ख्वाजा आसिफ साहब का आज बयान देखें, वो कहते हैं कि केपी हुकूमत पर दहशतगर्दों को रोकने में नाकामी का जो इल्ज़ाम है, जिम्मेदारी है, वो ठहरती है। उन्होंने कहा वज़ीर आला केपी से इस बारे में पूछगछ भी होनी चाहिए। उन्होंने तो साबिक आर्मी चीफ बाजवा का नाम भी लिया, उसको भी अपने प्रोग्राम में हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं, कुछ रोज़ पहले हमने भी डिस्कस किया था, खबरों में भी आया कि वज़ीर आला केपी के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने ये बात कही थी कि वो खुद जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसके ज़रिए अफ़गानिस्तान में बातचीत करने को तैयार हैं, दहशतगर्दी के मसले के ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं, अगर विफाक इसके ऊपर ओके करे तो। ज़रा सबको जमा खातिर करके सवाल हमारा कुछ यूँ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए क्या इक़दामात इसको करने चाहिए और ये जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए शाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, महमल सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप कहिएगा, ये जो रिपोर्ट आई है ये इंतहाई तशवीशनाक, बट मसला क्या है, हम कहाँ पर सही इक़दामात या कहाँ पर चूक रहे हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इजाफा और ख़ास तौर पे ये साल में क्या मुख्तलिफ था? बहुत शुक्रिया अलीना। नंबर्स जो सामने आए हैं बहुत ही खौफनाक है। एक तो टेररिस्ट अटैक में इजाफा हुआ है। इनफैक्ट मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया था कि पिछले साल 1400 कैजुअल्टीज हुई हैं, जाँ बाग हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं, सिविलियंस भी हैं। और इस फरवरी में जो पिछला गुजरा है उसमें 100 से ज़्यादा जो है सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं। तो ये दहशतगर्दी की लहर तेज़ी से बढ़ रही है। बलूचिस्तान में हम कहते हैं कि जो अलहदगी पसंद है उनकी वजह से है। खैबर पख्तूनख्वा में मेजरली जो टारगेट्स हैं वो उनकी टीटीपी की तरफ से आए हैं। तो सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा खौफनाक है और हम ये अपने आहिस्ता आहिस्ता सामने दोबारा इस दहशतगर्दी की लहर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। एक तो हमारी जो पिछले 20 साल की पॉलिसी है उसमें भी हमने कई मरतबा बात की है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही है। जब ये वजीरिस्तान में हमने जंग का आगाज़ किया और अपनी फोर्सेज वहाँ पे भेजी तो उस वक्त एक बहुत वक्त लग गया ये अपनी आवाम को समझाने में कि ये दहशतगर्दों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि उस वक्त भी एक मौक़िफ़ था कि नहीं ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं, इनके खिलाफ कैसे जंग हो सकती है, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन फिर आपने देखा मामला जब सवात से इस्लामाबाद की तरफ पहुंचने लगा था तो उस वक्त शायद थोड़े से होश के नाखून लिए, लेकिन तब भी ये डिबेट जारी रही कि गुड तालिबान कौन है, बैड तालिबान कौन है, किससे बात की जाए, किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसमें हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। इनफैक्ट उस वक्त की जो फौज के लोग हैं वो बताते हैं कि खुद विद इन द आर्मी ये चीज बताने में, उनको कन्विंस करने में कि ये जंग हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें भी बड़ा वक्त लगा था। लेकिन फिर 2014 में एपीएस का वाकया, कराची एयरपोर्ट का वाकया, उसके बाद फिर शायद हमने देखा एक यूनिटी हमें नजर आई, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस में हो और सियासतदानों में हो, पॉलिटिकल पार्टीज में हो, कि अब इस जंग को हमने लड़ना है। और फिर जो है नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया, उस पर कुछ हद तक अमल हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो बड़े पैमाने पे दहशतगर्दी थी वो हम कम करने में कामयाब हो गए। फिर 2021 के बाद आपने देखा जब अफगानिस्तान से इनकलाब हुआ यूएस फोर्सेस का, अफगान तालिबान आ गए, वहां पर उनकी हुकूमत आ गई, तो फिर दोबारा ये बहस शुरू हुई कि जो टीटीपी के लोग यहाँ से जा चुके हैं, जिसमें हो सकता है बच्चे और खवातीन भी हो, लेकिन कुछ उसमें जंगजू भी थे, कि क्या उनको वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और वहां पे मेरे ख्याल से हमने दोबारा गलती की
उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की हुकूमत इमरान खान की, और फिर उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने एक कलेक्टिव ये फैसला किया कि ठीक है, हमें इनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तानी हैं, अपने घर बार छोड़ के वहां पर रहे। अफगान तालिबान का प्रेशर रख था कि इनको आप वापस लें। जब उनको वापस दिया गया, कोई प्लान नहीं था, शायद सोच तो ये थी कि आएंगे और किसी काम में मुलविस हो जाएंगे और दहशतगर्दी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ये बैकफायर हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमारी जो पॉलिसी में इनकंसिस्टेंसी रही है, वो सबसे बड़ी वजह है। अब इसमें आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ब्लेम करें कि उन्होंने पुलिस को या जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है उनको तगड़ा नहीं किया, या इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वफाक को ब्लेम करे या फौज को ब्लेम करे, ये ब्लेम गेम में जाना तो बहुत आसान है। लेकिन आई थिंक हमें एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है, जो कि हुकूमतों के दरमियान हो, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हो, और उसके जरिए हम ये जंग जीत सकते हैं। और इसमें ऑब्वियसली जब हम पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं तो फौज भी जो है वो ऑन बोर्ड हो। और अगर ये यूनिटी हमें नहीं दिखाई दी, जो कि इस वक्त हमें एटलीस्ट सियासी तौर पर नहीं दिखाई दे रही है, इस वक्त तो आप देखते हैं कि दहशतगर्दी होती है तो उसमें पॉइंट स्कोरिंग भी होती है या ब्लेम गेम ज्यादा हो रहा होता है, जैसे कि आपके सवाल में। उस तरीके से तो ये माजरत के साथ हम नहीं जंग जीत सकते, क्योंकि हमने माजी में ये करके देख लिया है। बाकी जहां तक कैपेसिटी बिल्डिंग का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से वो हर सतह पे होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, बलूचिस्तान हो, वो अपनी फोर्सेस को, अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको तगड़ा करें, और इसी तरह आगे बढ़ा जा सकता है इस जंग में। इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में हम कहाँ पर चूक रहे हैं, क्या चीज़ सही नहीं है कि और उसको हमें सही करने की ज़रूरत है? मैडम शेख, मुझे वो राहत अंदौरी साहब का शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और उसी के साथ है, और ये हर इक़्तिदार वालों के लिए है, कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। मैडम शेख, सबसे पहले बात वहीं से शुरू करता हूं जहां आखिरी दिन यानी हमारी लास्ट डिस्कशन में ख़त्म हुई थी। मुझे आज तक किसी ने अभी तक नहीं बताया कि कितने लोग इमरान खान के मुआहदे के बाद, पहले तो बात है मुआहदा हुआ ही नहीं है, अगर मुआहदा हुआ है तो कितने लोग वापस आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, आप यकीनन मुझे बताना चाहेंगे, रोज़ आप एक बात करते हैं, रोज़ आप एक बात फैलाते हैं, ज़रा डेटा शेयर करें इस कौम के साथ कि जब इमरान खान हुकूमत ने मुआहदा किया था तो कितने लोग और कौन कौन और कहाँ कहाँ आकर आबाद हुए थे, पहली बात। और दूसरी बात, कौम को ये ज़रूर बताइएगा कि उस वक़्त काबीना में ये मामला गया था, पार्लियामेंट में गया था, पार्लियामेंट की सियासी कमेटी बनी थी, 80 से ज़्यादा लोग थे उसमें, एक मौसम दावड़ इसके अगेंस्ट बोला था, बाकी बिलावल भुट्टो से लेकर ख्वाजा आसिफ साहब तक की पार्टी तक सब इसके हक़ में बोले थे। और अभी मुआहदा नहीं हुआ था, ये हुकूमत इमरान खान की चली गई थी। अगर ख्वाजा साहब आपके पास कोई इसके अलावा फैक्ट्स हैं तो वो ज़रूर बताइएगा, प्रोपेगेंडा नहीं, झूठ नहीं और दो नंबरी नहीं, ये बराए मेहरबानी इस मुल्क में ना करें। और ख्वाजा साहब, मैं बाकी सारी चीज़ें तो आपका नहीं, रियाना डार साहबा का मामला नहीं उठाता, सुप्रीम कोर्ट में कैसे अहल हो गए, अहलियत हो गई हाई कोर्ट से, वो भी छोड़ दीजिए। बाजवा साहब के साथ क्या क्या आप पैगाम रसानी होती रही, वो भी छोड़ दीजिए। बाजवा साहब करीब हैं सर आपके, कोई इतने दूर नहीं हैं, प्लीज़ उनको एक दिन टेलीफोन करें। और 5 दफ़ा वो पहले भी पार्लियामेंट में आए हैं, 6ठी दफ़ा फिर बुलाएं, ज़रा उनके सामने आमने सामने बैठ के जब आप बात करेंगे, तीसरी बात कोई नहीं होगी आपके पास करने के लिए, तो ज़रूर बुलाइएगा। मैडम शेख, बाकी जहाँ तक सवाल है, क्या यानी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान जो विक्टिम है दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और ये जो जिसके लिए मुझ समेत हम सारों ने शादियाने ढोल बजाए थे कि ये हमारी तालिबान हुकूमत आ गई, हमारे वो हो गया, फलां हो गया, जंजीरें टूट गईं और आज़ादी की ये लहर और फलाना, उस तालिबान हुकूमत ने पनाहगाहें दे रखी हैं। वो तालिबान हुकूमत इस फितनतुल खारी या TTP जो भी है, इसको जो यानी इफ्तारी के अन वक्त जुमे वाले दिन मस्जिद में नमाज पढ़ते लोगों को, ये कैसे मुसलमान तो इंसान भी नहीं है खैर। तो 482 हमले हुए हैं जी गुज़श्ता साल, 558 अफराद जान से गए, और 2024 में 52% ये हैं इसके ज़िम्मेदार, ये फितनतुल खारिज वाले TTP वाले, और 45% आपने जैसे बताया हलाकतों में इजाफा हुआ है। और फिर आपने वो भी बताया कि
अच्छा, ये पहली दफा हुआ है कि 45% इजाफा हुआ है। हाँ, जी, और ये पहली दफा हुआ, जी, और ये पहली दफा हुआ है कि 1000 से ज्यादा हमले हो गए हैं अभी इंडेक्स के साथ। अभी साल जारी है और ये तो खैर ज़ियाउल हक साहब की बरकतों से लेकर आज तक हमारी भी बड़ी गलतियां हैं, लेकिन मैडम शेख अब बात यह है कि अब उन गलतियों को पीटना क्या पीटना। अब बात यह मैडम शेख कि एक था नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी थी और उसमें 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान था, जिसको इमरान खान हुकूमत में 14 नुकाती किया गया था कुछ मॉडिफाई करके, लेकिन 20 नुकाती वो जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई जो सतह पर एपेक्स कमेटियाँ हैं जो अपनी हैसियत खो रही हैं उनको दोबारा फाल करने की ज़रूरत है और नेक्टा को मजबूत करने की ज़रूरत है। मजहबी इंतहा पसंदी, और एक बार फिर उन मदारस को तो ज़रूर देखें ना जहाँ अफ़गान तलबा पढ़ रहे हैं, जहाँ अफ़गान टीचर हैं, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उन मदारस इस्लाहात की मुकम्मल ज़रूरत है। और ईरान चीन से मिलकर पाकिस्तान को सरहदों पर अपने हवाले से एक फोकस करने की ज़रूरत है, सरहदों पर मज़ीद ज़ीरो टॉलरेंस की ज़रूरत है। और 1 पेज पर आना होगा मैडम शेख वफाकी और सूबाई हुकूमतों को, वफाकी और सूबाई इदारों को, फ़ौज और सिविल इदारों को, इंटेलिजेंस सारे इदारों को, क्योंकि हम अंग ही नहीं है इंटेलिजेंस इदारों में, वफाक और सूबे में हम एक नहीं हैं। और इसमें कोई शक नहीं मैडम शेख कि 18वीं तरमीम की बरकतों से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसमें सूबे, आखिरी 2 जुमले, कि जिसमें सूबे इतने तैयार ही नहीं थे उन पर जितना बोझ डाल दिया गया। और केपी हुकूमत की नाहली भी शामिल है, केपी हुकूमत की बुरे फैसले भी शामिल हैं। बट आगे होना क्या चाहिए सर, ये जरा अहम सवाल है ना ज़्यादा कि चले ठीक है बाकी चीजें तो हम आइडेंटिफाई करते रहते गाहे गाहे। नहीं, वही तो बता रहा हूं मैडम शेख, आपने बड़ी अहम बात की सर, सूबे का मिलकर आना। बिल्कुल सही सर, इसके ऊपर मेरे पास फॉलो अप सवाल भी है, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है सर, 1 मिनट प्लीज। आपने जो पहला वाला बात की ना उसके ऊपर मैं चाहती हूँ, हालांकि उस दिन सलीम साफी साहब ने भी बड़ी क्लियरली वजाहत की और आपका जो मौकिफ है उसी की तारीफ की। साफी साहब से दोबारा पूछ, सर एक सेकंड ना सर, एक सेकंड, उन्होंने तायीद की, उन्होंने भी आपके मौक़िफ़ की तायीद की। लेकिन शहजाद इकबाल साहब अभी आप ये कह रहे थे कि जो लाकर रिहेबिलिटेट किया गया उसके असरात हुए और उसने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है दहशतगर्द हमलों में। सर क्या आपके पास मुख्तलिफ इत्तलात हैं कुछ? नहीं, ये बात फैक्चुअली गलत है। लोग बिल्कुल आए हैं और इनफैक्ट जब लोग आए हैं तो वो उस वक्त पीडीएम की हुकूमत आ चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इस वक्त पीडीएम की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत ये कहती है कि नहीं इमरान खान का मंसूबा था, ये मंसूबा उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का था जिसको मुकम्मल तौर पे हिमायत इमरान खान की हासिल थी, और इसीलिए जब ये ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ, पीडीएम की हुकूमत आई, तो हुकूमत ने एग्जैक्टली वही पॉलिसी फॉलो की। पार्लियामेंट में बाकायदा जो है वो आके ब्रीफिंग दी गई थी इस हवाले से, और राना सनाउल्लाह साहब और दीगर उनके बुज़रा उस वक्त भी ऑन रिकॉर्ड थे कि ये हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग गए हैं वहां से और जो लड़ाई में नहीं मुलविस हैं उनको लाके यहाँ रीसेटल करना चाहिए, उन्होंने भी इसकी हिमायत की थी। और इसके बाद 2 गाय भी थे, उनके नाम वगैरह जो दहशतगर्द है जो उसमें थे, उसमें भी जो लोग थे उनको छोड़ा गया, हमारी तरफ से भी छोड़ा गया। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये हुआ है। और उसी के बाद से अगर आप देखें कोइंसाइड करता है ये मामला कि जो हालात हैं वो बिगड़े हैं। एक इसमें एक अहम बात ये भी है ना कि हम जो है ना हमेशा इस चक्कर में रहते हैं बयानियां बनाने के। अब उस दफा जब ये तमाम अफगानिस्तान में जब अमेरिका की फोर्सेस मौजूद थी और अफगान तालिबान नहीं आई थी हुकूमत में, उस वक्त हम कहते थे देखें ये जो दहशतगर्दी हो रही है ना, ये टीटीपी, एनडीएस और रॉ का एक इत्तेहाद है, हाँ। और वो जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और यही एग्जैक्टली सोच थी कि अफगान तालिबान आ जाएगी तो इसका मतलब ये मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान तो आ गए, लेकिन वो टीटीपी को पनाहगाह दे रहे हैं, वो उनको रोकने में नाकाम हो रहे हैं या रोकना चाहते नहीं है, और टीटीपी यहाँ पे हमले कर रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि टीटीपी को जो है वो इंडिया की हिमायत हासिल है, हमारी पड़ोसी मुल्क की। तो अब इसका मतलब अलायंस जो पहले एनडीएस, रॉ और टीटीपी था, अब वो हो चुका है टीटीपी, रॉ एंड अफगान तालिबान। अब ये हमारा एक बयानिया है। तो मुझे तो खैर समझ नहीं आती कि हम इस फजूल किस्म की बहस में क्यों पड़े होते हैं। हमारा काम है कि इस दहशतगर्दी को रोकना कैसे, उस पर हमारा बिल्कुल सही है। भट्टी साहब आई अंडरस्टैंड आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जरा पहले बाकी सबकी भी इसमें राय ले लें, उसके बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ जवाब के लिए भी, वजाहत के लिए भी। महमल आप बताइएगा कैसे वे इन करती हैं ये जो इस वक्त तक सारा का सारा मामला बना हुआ है, क्या इकदामात हो, और क्या कहीं ना कहीं ये जो विफाक वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा हो रहा है इस मामले के अंदर, क्या ये सियासी सूरत हाल भी इस चीज़ को मुतासिर कर रही है या उसमें जलती पे तेल डाल रही है और उसको भी देखने की ज़रूरत है?
देखिए ना, पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने जो रिपोर्ट की बात की और जो नंबर्स भी शेयर किए, बहुत ही तशवीशनाक है जो ये इंडेक्स के अंदर भी नंबर्स हैं। और वैसे हम बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी जो हैं हम वो देखते रहे हैं पिछले कई सालों के अंदर, जो चंद सालों के अंदर जो नंबर्स हैं किस तरीके से ख़ास तौर पे कंसिस्टेंटली फॉल ऑफ काबुल के बाद बढ़ते गए हैं, दहशतगर्दी के हमलों में भी और कैजुअल्टीज़ के अंदर भी। और इसके ऊपर काबू पाने के लिए लीना, दो चीज़ें सबसे अहम है। बात वैसे इसके ऊपर हो भी चुकी है लेकिन मैं दोबारा उसको रीट्रेट भी कर देती हूँ। पहली चीज़ है पॉलिटिकल कंसेंसस, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा तब तक जो है वो पब्लिक कंसेंसस भी नहीं होगी। यानी कि जो सारी सियासी जमातें हैं जब तक वो सेम पेज पे नहीं आएंगी तो वो अपने फॉलोअर्स सपोर्टर्स को भी कन्विंस नहीं कर सकेंगी। और दहशतगर्दी के मामले में जिस तरह अभी शहजाद ने पहले आपको बताया कि कितनी कन्फ्यूजन थी, कि हमारी अपनी पॉलिसी इतनी कन्फ्यूज थी गुड और बैड तालिबान के ज़माने में, कि हमने लोगों को भी उस पर कन्फ्यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से जब APS के बाद फिर एक पोलिटिकल कंसेंसस हुई और फिर जाकर उनके खिलाफ जब ऑपरेशन किया तो उसके ऊपर सब लोग सेम पेज के ऊपर थे। अच्छा, दूसरी चीज अलीना जो बहुत अहम है और इसी से रिलेटेड, एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस, दूसरी है हमारी भी पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आए तो वो एक पॉलिसी हो कि जिसको प्रो तालिबान देखा जाए, दूसरी हुकूमत आए तो वो फिर एंटी टेररिस्ट पॉलिसी उनकी हो या एंटी तालिबान एंटी पॉलिसी हो देखी जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब टेररिज्म ये एक बहुत ही पेचीदा और सीरियस मसला है और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो देखिए इसके भी, टेररिज्म के भी कई पहलू हैं। आप देखें कि TTP जिसको हम पहले कहते थे कि नहीं अफगान तालिबान फ़र्क है और TTP फ़र्क है क्योंकि उनके टारगेट्स फ़र्क थे, लेकिन एक्सपर्ट्स उनको तब भी रियासत को ये बताते होते थे कि ये वन एंड द सेम है। टारगेट्स फ़र्क होने का ये मतलब नहीं कि इनकी कोई आइडियोलॉजी फ़र्क है और ये एक दूसरे के, इनका गठजोड़ आपस में और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर आप देखें दाइश, जिस तरह जो अभी जो रीसेंट अटैक्स हुए उनमें दाइश का भी जो है वो काफ़ी हमने देखा है कि उनकी भी इन्फ्लुएंस भी बढ़ती जा रही है इस रीजन के अंदर और वो किस तरीके से वो भी उनके अटैक्स में भी तेज़ी आती जा रही है। फिर बलूचिस्तान का मामला हमारे सामने कि वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं BLA वगैरह, और उनको भी TTP या इनकी तालिबान की सपोर्ट किस तरीके से एफिलिएट ग्रुप्स की हासिल है। और उसके अलावा जाहिर बात है कि फिर जो है दुश्मन ममालिक भी होंगे जो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि इसके ऊपर एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जरूरी है। और कंसिस्टेंट पॉलिसी मैं इसलिए कह रही हूँ लीना कि ये जो कन्फ्यूज्ड पॉलिसी होती है ना कि ये हमारे आज एसेट्स हैं और वही एसेट्स कल को जब आप पे टर्न कर जाते हैं फिर आप कहते हैं नहीं अब ये दुश्मन है। ये नहीं होना चाहिए। टेररिस्ट जो है वो टेररिस्ट नहीं है, वो आपके एसेट नहीं हो सकते। और इसलिए ये पॉलिसी एक कंसिस्टेंट रखनी चाहिए कि टेररिज्म के साथ हमने किस तरीके से डील करना है और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जहां तक नेशनल एक्शन प्लान की तरफ बात की गई, नेशनल एक्शन प्लान बना तो था लेकिन बहुत सारी चीजें जो है उसके बरकत वो फुलफिल ही नहीं हुए। और उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस तरह हेट लिटरेचर है और जिस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और इसको किस तरह से काउंटर करना है, और ये जो हेट स्पीच और नफरत अंगेजी और ये सब कुछ ये भी अभी तक जारी है और उसके ऊपर उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता। तो खैर बहुत सारी चीजें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल कंसेंसस जिससे जाके पब्लिक कंसेंसस हो और कंसिस्टेंट पॉलिसी। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी एक बड़ा कंसर्न है बिकॉज जब ये सारे के सारे फैसले हुए और बंद कमरा इजलास में हुए तो हम तब भी ये कहते थे कि कोई क्या क्लैरिटी है या क्या स्टेट की पॉलिसी है, हमारे पास है नहीं। शहजाद अंडरस्टैंड आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर मजहर साहब का पहले मैं दो नाम ऐड करना चाह रहा हूं ताकि इसके बाद फिर आप मजहर साहब से जवाब ले लीजिएगा। मई 2022 में, ठीक है, दो जो TTP की डिमांड थी 102 हमारे फाइटर्स जो हैं, कमांडर्स और फाइटर्स, उनको रिलीज किया जाए और हमने मुस्लिम खान और महमूद खान को मई 2022 में जो है वो रिलीज किया था। तो जो हमारे उस वक्त TTP के साथ नेगोशिएशन चल रहे थे ये उसी के तहत एक्चुअली हुआ था। ठीक है, लेकिन वो नेगोशिएशंस उस वक्त क्या चल रहे थे? ऑल्सो वो सीज फायर जो हुआ था वो किन शराइत पे हुआ था, क्यों हुआ था, वो उसकी डिटेल्स अभी तक हमारे सामने कभी आई नहीं। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मजहर अब्बास साहब, क्या इकदाम होने चाहिए, कितना ये आपके ख्याल में इसको संजीदगी से लेना चाहिए? देखिए, एक तो जिसका शायद इसमें जिक्र नहीं हुआ वो ट्रैवल बैन वाली जो ख़बर है, हमें उस वक्त से डरना चाहिए कि बाकी ममालिक भी इस चीज़ को फॉलो ना करें, वेस्टर्न कंट्रीज़, इसलिए कि ये रूट कॉज बना है आपके जितने भी इंटरनेशनल बहुत से वाक़यात हुए हैं टेररिज्म के, उसमें कहीं से कहीं लिंक जाके पाकिस्तान का बन जाता है, या वो पाकिस्तानी ओरिजिन होता है या किसी भी हवाले से ट्रैवल उसने किया होता है पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पे, पासपोर्ट पे। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली और शुरू में हुआ था
कि आपके पासपोर्ट जिस तरह फ़ेक बनते हैं, आपके यहाँ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिस तरह फ़ेक बनते हैं, और वो अफ़गान जो है अक्सर इस्तेमाल करते हैं उनकी, और फिर वाक़यात में ऐसा हुआ, आप रमज़ी यूसुफ, एमल कांसी और बहुत से आप उठा लें केसेस जिनको यहीं से पकड़ा गया था। अब जब सबसे ज़्यादा विक्टिम, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स आपके यहाँ ही हो रहे हैं, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स जो हो रहे हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। अब वो अफ़गानिस्तान से आते हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबान और दाइश का अपना एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और फिर दाइश, आप सोचें कि क्यों जमीयत उलमा इस्लाम मुसलसल टारगेट बनती है, क्यों मौलाना फजल रहमान पे इतने अटैक्स हुए हैं, क्यों आज पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी इंक्लूडिंग फॉर्मर फाटा, और बलूचिस्तान में भी, जहां आप मगरिब के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते, वहां आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे इलाके हैं। तो आपने जब 2014 में एक कंसेंसस की कोशिश की थी बिफोर APS, वो जब नवाज़ शरीफ इमरान खान साहब के घर गए थे, और उसके बाद उनको भेजा गया था, ये कहकर भेजा गया था कि आप अगर ये इस जंग की मुखालफत नहीं कर सकते तो आप इसकी हिमायत भी ना करें, वो मतलब हिमायत नहीं वो कर सकते। तो उन्होंने फिर, इमरान खान ने अपने बयान रोक लिया था, उस वक्त उनका धरना चल रहा था, और फिर APS हुआ तो इमरान खान भी, ज़ाहिर है उन्होंने भी ये बयान दिया कि हमें इसके ख़िलाफ़ मुसलसल जद्दोजहद करनी चाहिए। हमारे जो कन्फ्यूजन रहा है वो ये रहा है कि हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता चंद एक को छोड़ के कि कौन अटैक करने वाला है, स्पेशली कौन से लोग हैं जो अटैक करते हैं, कौन से लोग नहीं हैं अटैक करते हैं। हम रैंडमली पकड़ लेते हैं, उसमें फिर हमें पता चलता है ये टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट नहीं हैं। जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, अगर आपको याद हो कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए थे विद तालिबान, जिसमें बाकायदा पूरी यहाँ की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जमात इस्लामी के लोग भी शामिल थे, दीगर लोग भी शामिल थे, और तालिबान ने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसके बाद ऑपरेशन हुआ, शमाली वज़ीरिस्तान खाली करवाया गया। तो जो इस तरह के इलाके खाली किए, जो कि एक वक्त ऐसा आया था कि वो पाकिस्तान के इलाके लगते ही नहीं थे, पाकिस्तान से छीन लिए गए थे, उनको आपने वो किया। तो उसके बाद वहाँ जब तालिबान की हुकूमत आई तो हम ये समझ बैठे कि शायद अब मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है उनका जो गोल था वो ग्लोबल था। ठीक है। और ये जो सूरत हाल बनी है, जो पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान, ये नेचुरल अलाई हैं। ये हम हमेशा नहीं समझ सके कि ये नेचुरल अलाई हैं। जाहिर है पाकिस्तानी तालिबान फॉलो करते हैं अफगान तालिबान को। हम पाकिस्तानी तालिबान के बारे में रिपोर्ट का मैं आपको एक हैरान कुन और दिलचस्प नंबर बताऊं, अफगानिस्तान में 3 दर्जे बेहतरी आई है, तनज़्ज़ुली हुई है टेररिज्म से मुताल्लिक़। इसीलिए पाकिस्तान बुरा हुआ है, अफगानिस्तान बेहतर। अब आप ये सोचिए कि वहाँ जो दाइश से कॉन्फ्लिक्ट था अफगानिस्तान में तालिबान का, वो कम हुआ है। दाइश की अब प्रेजेंस पाकिस्तान में ज़्यादा महसूस की जा रही है। हमारा सबसे बड़ा मसला अलीना ये है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत बोलते हैं, हम इंतहा पसंदी के मामले में बहुत मसलहत का शिकार होते हैं, बहुत कंफ्यूजन। इंतहा पसंदी जन्म देती है टेररिज्म को। बिल्कुल ठीक सर। हम उसके बारे में कोई भी हमारी पॉलिसी नहीं है कि इंतहा पसंदी को कैसे ख़त्म किया जाए सर। और जिस तरह से अभी भट्टी साहब और शहजाद की जो राय है उसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ, या इवन शहजाद ने तो असम्बली के फ्लोर पे क्या बयान थे उनको भी कोट किया, तो ज़रा भट्टी साहब से जवाब ले लेते हैं, उसका काफ़ी देर से वो देना चाह रहे हैं। भट्टी साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शहजाद साहब ठीक कह रहे हैं। इमरान खान दौर में, PDM दौर में मुझे नहीं पता कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए, लेकिन इमरान खान दौर में मैं हुकूमत से ज़रूर कहना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो डेटा शेयर करें। ये सारा झूठ है, प्रोपेगेंडा मुझे लगता है, और मैं भी इसमें शामिल था। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हम भी कहते थे कि आगे कोई नहीं आए थे उस वक्त तक, मुआहदे पे दस्तखत ही नहीं हो पाए थे। बाद में ये हुकूमत, इस हुकूमत के दौर में कितने आए मुझे नहीं पता। इमरान खान दौर में मैं वो जरूर डेटा चाहूंगा कि जिसके बाद ये कहते हैं। चलिए काम करते हैं, इस फोरम से हुकूमत से अपील करते हैं। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस पर इख्तलाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉलिसी
जब बनी थी तब इमरान खान का दौर था, बाय द टाइम वो एग्जीक्यूट हो रही थी तब पीडीएम हुकूमत आ चुकी थी। मैंने एग्जैक्टली यही बात की। अगर आपको वैसे भी आपको याद होगा कि जब नेगोशिएशंस की बात हो रही थी टीटीपी के साथ, तो उस वक्त सवाल हुए और ये बताया नहीं गया, बल्कि एक्चुअली शायद गालिबन सदर आरिफ अलवी के इंटरव्यू से बात पता चली कि ये भी कोई चीजें हो रही हैं, और इसीलिए उस वक्त सियासतदानों ने और सियासी जमातों ने भी कहा और हमने भी ये बात की कि ये बात तो एक्चुअली पब्लिक के सामने लानी चाहिए कि ऐसी कोई पॉलिसी अगर बैकडोर यानी कि काबीना में गया, 80 रुकनी कमेटी बनी, बिलावल भुट्टो समेत सारे उसमें मौजूद थे, तकरीरें हुई। ये शहजाद वो बात ही नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं कि पॉलिसी बनी लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद हुआ नहीं हुआ, सेटल्ड होने का है ही नहीं। देखिए, अल-कायदा का हर वांटेड आदमी पाकिस्तान से पकड़ा गया, इंक्लूडिंग उसामा बिन लादेन जो मारा गया, खालिद शेख मोहम्मद, रमजी बिन अल-शीबा, हर आदमी जो है यहाँ से यहाँ, तो उनको सेटल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ 2002 के बाद से यहाँ हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं यहाँ। हमारा मसला ये है कि हम उनको उस तरीके से नहीं डिग आउट कर सके, हमारी इसीलिए हमारे लोग शहीद हुए हैं, इसीलिए हमारी फोर्सेस के लोग। लेकिन सर जब फॉल ऑफ काबुल के बाद वापस आए तो जी महमल, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब फॉल ऑफ काबुल के बाद जब हमने देखा कि ये निगोशिएशंस की बात हमें इंटरव्यूज और इस तरह से पता चली, तो सबने कहा कि आप पब्लिकली बताएं तो सही कि क्यों हम इनसे निगोशिएट करें टीटीपी के साथ, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इनके साथ निगोशिएट करें, हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम क्या प्रेशर है। बाद में तो पता चल गया कि अफगान तालिबान ही का प्रेशर था, और फिर ये जो चीजें हुई कि उनकी डिमांड भी मानी गई, जिसका नुकसान हुआ, उनके कौन लोग रिलीज हुए, अभी शहजाद ने आपको बताया है। ये कब क्या वो बात ये कि पॉलिसी उस वक्त एक चीज तय हो गई थी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो बाजवा और फैज की थी पॉलिसी थी, और उसमें उस वक्त की हुकूमत का भी था और अगली हुकूमत का भी। तो यही मैं इसीलिए बात कर रही हूँ कि कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए लीना। ये जो गुड बैड तालिबान कुछ नहीं होते, निगोशिएशन आपने किसके लिए की, क्या पब्लिक को बताया, दुनिया क्या। मैमल आई थिंक इस डिबेट को और हमारे भी जो सवालात हैं उस चीज को इस चीज पे कंक्लूड करते हैं कि जो हमारे सामने इतने ख़तरनाक खौफनाक अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, मुमकिना सफरी पाबंदियों की पाकिस्तान के ऊपर इससे मुतल्लिक बात हो रही है, और सियासी अरीना में बड़े बड़े दावे भी इससे मुतल्लिक चल रहे हैं। इस वक्त हाई टाइम है हुकूमत आए और इसके ऊपर क्लैरिटी से, ट्रांसपेरेंसी से हमें बताए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या रही है, क्या इकदाम हुए और आगे वो क्या करना चाहती है। बहरहाल हमारे तज्ज़ियाकारों ने भी कुछ तजावीज़ दी हैं, होप के हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनको भी कंसिडर करेंगे। सो एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मजीद आपके सवाल। वेलकम बैक जी, आप लोगों के सवालात करते हैं तज्जियाकारों से। भट्टी साहब, आपसे पहला सवाल आपकी यूएसपी करप्शन के बारे में हो रहा है। फैसल वाडा साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने 80 अरब रुपए की करप्शन की। अता तारर कहते हैं करप्शन नहीं हुई, वाडा सनसनी फैला रहे हैं। दोनों में से किस पर पैका कानून के तहत कार्रवाई होगी? फातिमा फैज़ आपसे पूछ रही हैं। फातिमा फैज़, आप समिति नहीं है, दोनों तर्जमान हैं, दोनों बड़े ताकतवर हैं। और पीका की या पैका की, अगर पंजाबी में कहूँ तो पीका, और अगर मैडम शेख के लहजे में कहूँ तो पैका। इसकी इतनी जुर्रत कहाँ कि वो अता तारर साहब और फैसल वाडा साहब के करीब पहुँच सके, लेकिन लगना तो चाहिए। ये तो मेरी भी ख्वाहिश है आपकी तरह। फैसल वाडा कह रहे हैं मुख्तसर लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में, कि 500 एकड़ ज़मीन का एक झगड़ा मुआहदा हुआ है 9 जुलाई 2024 को। वो 365 एकड़ ज़मीन की कीमत वसूल करके 500 एकड़ ज़मीन दी जा रही थी, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, तो उन्होंने ये करप्शन रोकी। वो कह रहे हैं सनसनीखेज़ी फैलाई। मैं फैसल वाडा के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सबूत सामने रखे हैं, जैसे 728 सफ़ात जो वो कह रहे हैं मैरी टाइम के पढ़े, और फिर उसके सेक्रेटरी मैरी टाइम के साथ मिलकर उन्होंने जो सारा प्रोसेस किया। तो लेकिन बहरहाल मेरी भी ख्वाहिश है कि किसी एक पे तो मेरा पीका और मैडम शेख का पैका लगे। सर लेकिन एक चीज़, पैका टैक्का ये फैसल वाडा की बात में ज़रूर है, लेकिन फैसल वाडा साहब भी अपनी बात में यही कहते हैं कि करप्शन होने से बच गई, हुई नहीं। तो फिर तो अता तारर साहब सही कह रहे हैं ना, फैसल वाडा साहब भी सही कह रहे हैं। नहीं, ये ज़रा कन्फ्यूजन है शायद देखने वालों को भी। नहीं, अता तारर साहब कह रहे हैं कि सनसनीखेज़ी फैला रहे हैं, मामला कोई ऐसा नहीं, यानी वो कह रहे हैं कि करप्शन, उन्होंने करप्शन हुई नहीं, ये तो वाडा साहब भी कह रहे हैं करप्शन हुई नहीं, बच गई। नहीं होने वाली थी, पकड़ ली। अगर वो कह
वो कह रहे हैं कि फैसल वाडा का ये अभी मेरे सामने है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं था तो इतवार वाले दिन दफ्तर खुलवा कर मुआहदा क्यों खत्म किया गया, ये फैसल वाडा कह रहे हैं। ठीक है। और ऐसे सबूत दूंगा कि सब हैरान रह जाएंगे। ठीक है। वो सबूत दूंगा जो FIA को भी नहीं मिलते। ठीक तो है। सबूत उनके पास हैं। इतवार वाले दिन वो जो करप्शन होनी थी वो इनकी आवाज़ उठाने पर मुआहदा कैंसिल हुआ। तो अगर फैसल वाडा की बात देखी जाए तो उन्होंने फैसल साहब ने करप्शन रोकी और अता तारिर साहब तो कह रहे हैं कि कोई मामला ही नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। अगला सवाल शहजाद इकबाल साहब आपसे। अमेरिका आइंदा हफ्ते से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों पर मुकम्मल सफरी पाबंदी आयद कर सकता है, ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या वाकई ऐसी कोई पाबंदी आयद हो सकती है? हमजा रजा आपसे पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलीना। कंसर्न तो हमें बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब तक ये खबर तो नहीं आई, लेकिन रॉयटर्स में ये खबर थी कि ज़राए कंफर्म कर रहे हैं और अगले हफ्ते तक इस तरह की तात हो सकती है। 2 ममालिक के नाम खबर में लीक किए गए, एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन कहा जा रहा है कि दीगर कंट्रीज भी इसमें होंगी। अब कंसर्न ये है कि जब ट्रंप का पहला टर्म था 2016 में, तो उस वक्त उन्होंने 7 ऐसे ममालिक पर पाबंदी लगाई थी जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया था। और इसके बाद जो है 2021 में जब जो बाइडेन आए तो पहले दिन आते साथ उन्होंने इन 7 ममालिक पर से सफरी पाबंदी खत्म की थी। तो यानी कि वो पाबंदी 3 से 4 साल तक जारी रही थी। और इस टर्म में हमें नजर आ रहा है कि ट्रंप जो है, जो भी उन्होंने अपनी बातें की थी कैंपेन में, वो उस पर आके फौरी तौर पर इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यूक्रेन जंग के हवाले से जो इतनी बात हुई थी, लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन या नेटो जो के अलाय है यूएस का, उसमें भारी फंडिंग है, इतनी आते साथ वो स्पीडी फैसले करेंगे और यूक्रेन की जो फंडिंग है वो रोक देंगे, या ये धमकी भी दे देंगे कि अगर ये जंग जारी रही और हमारी जो डील है वो नहीं एक्सेप्ट की गई तो हम फिर बाहर आ जाएंगे इस ख्याल से। लेकिन वो ये कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे इकदाम उठाए हैं। उन्होंने टैक्सेस के हवाले से बात की, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, वहां पे टैक्सेस भी उन्होंने टैरिफ के हवाले से जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। इसलिए अगर अब जो टाइम दिया था उन्होंने कि सिक्योरिटी आप रिव्यू करें उन ममालिक का जहां पे खतरात ज्यादा है और फिर उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, चाहे वो मुस्तकिल हो या जुज़वी हो, तो मुझे तो लग रहा है कि कंसर्निंग है जरूर। और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शहजाद। अच्छा जी, अगला सवाल महमल आपके लिए। हरीम अली आपसे बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ रही हैं। वो पूछती है, पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत को निकाहनामा अपडेट करने के लिए 2 माह का वक्त दिया है, जिसमें शादी से पहले दुल्हा और दुल्हन के थैलेसीमिया और हेपेटाइटिस C के टेस्ट की शर्त शामिल की जाएगी। क्या हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करेगी और इससे शादी के रुझान पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा देखिए रीना, बात यह है कि जब कोई इस तरह की चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं तो वो एक स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जब कोई इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाए इक़दाम, तो कल को वो कुछ और भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा बेहतर चीज़ है, देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि थैलेसीमिया भी एक बहुत सीरियस रियल प्रॉब्लम है, फिर हेपेटाइटिस C भी, और एक्चुअली जो है एक इशू ये भी है कि बहुत ज़्यादा जब दोनों दुल्हा दुल्हन की ये हों तो फिर आगे जो है बच्चों के अंदर किस किस्म की बीमारियां आ सकती है, उसका एक जो है उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये कहा गया है। लेकिन मेरा अपना जी ये ख्याल है कि बेहतर ये है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स पहले शुरू की जाएं, बताया जाए। हमने यहाँ पर देखा है कि कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ जो हैं वही बीमारियाँ बार बार जो है सबको लगती हैं। कैंसर, ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वो भी एक इशू है। तो ये जो सारा कुछ है, जब तक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हेल्थ मिनिस्ट्री करे, हुकूमत करे, मीडिया करे, हर जगह पर ये लोगों को बताया जाए कि इनके नुकसान क्या हैं और ये चीज़ें क्यों अहम है। क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट ये रिक्वायरमेंट कर दी, कोई चीज़ मैंडेटरी हो जाएगी, कल को हो सकता है कि लोग जिन्होंने करनी अगर दोनों को होगी तो वो हो सकता है फेक टेस्ट रिजल्ट भी बनवा लें। यहाँ पर आपने देखा इस तरह की भी अनफॉर्चुनेटली चीजें हो जाती है, तो उससे बेहतर है कि भी लग जाती हैं अगर इसको हम खालिस्तान खवातीन के हुकूक के लेंस से देखें तो। जी बिल्कुल, तो इसीलिए बेहतर ये है कि बजाय इसके कि इसको मैंडेटरी किया जाए। अच्छी बात है टू सम इट अप, जहां एक अच्छी बात है, जरूरी बात है, वहां इसका तरीकाकार एग्जीक्यूशन का जरा बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हो ताकि लोग अपनी मर्जी से ये चीज। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच महमल। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मजहर अब्बास साहब, जहांगीर गनी आपसे पूछ रहे हैं कि जेसन गिलेस्पी ने इल्ज़ाम लगाया है कि आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी क्रिश्चियन के खिलाफ पसे पर्दा एक मुहिम चलाई। आप इस बयान को कैसे देखते हैं?
देखिए, जिस अंदाज में दोनों गए हैं उससे कुछ सवालात तो जन्म लेते हैं। अब उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि जब कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसके पास उस इल्ज़ाम के कुछ सबूत भी होने चाहिए। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये वो सबूत पेश करें, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट क्या हुई है। लेकिन उससे हट के अलीना, तो असल चीज़ ये है कि अब आपके पास 2 साल हैं वर्ल्ड कप में, 2027 में 50 ओवर वर्ल्ड कप है। आज उसकी तैयारी करें, तय कर लें कि किसको कोच बनाना है और क्या तय कर लें किसको कप्तान बनाना है वर्ल्ड कप तक के लिए। देखिए, जब हैंसी क्रोनिया साउथ अफ्रीका के कप्तान बने थे तो वो बहुत से सीनियर प्लेयर्स के मुकाबले में बहुत जूनियर थे। वो मैचेस हारे भी, सीरीज़ भी हारे, लेकिन उनको कप्तान बनाया गया और वो फिर बहुत कामयाब कप्तान भी रहे। बाद में एक कंट्रोवर्सी अलग उन्होंने जन्म लिया उसने। तो हमारा मसला ये कि इनकंसिस्टेंट, जब हम एक पीक पर पहुंचते हैं उसके बाद हम एकदम टीम को तितर बितर कर देते हैं। बिल्कुल सही है। तय कर लें कि अब ये जो गैरी क्रिस्टन बहुत नामवर प्लेयर भी हैं, वो हैं, इन दोनों को लाया कौन था, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाया था। फिर ये दोनों बताएं कि ऐसी क्या बात है कि उन्होंने पर्टिकुलरली आकिब जावेद को क्यों पिक किया, कि आकिब जावेद ने वो किया, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी इंडिकेशन। तो मेरा ख्याल है एक ज़रूर इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर फॉरेन कोचेज़ हैं, और अगर वो इस तरह की चीज़ें करेंगे और जगह पे जाके इस तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे तो पाकिस्तान का नाम खराब होगा। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मज़हर अब्बास साहब, हमारे पास आज इतना ही वक्त था। अल्लाह हाफ़िज़।